डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि सर BHDAE 182 का जो कि प्रिपरेशन आप सर खुद से करवा दीजिए। आपने पिछले सेशन में भी BHDAE 182 का करवाया था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले और आप जो समझाते हैं बहुत ही अच्छा से समझ में आता है। आप लोग ये कमेंट कर रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइए पिछला वीडियोस देखिए। अब BHDAE 182 का लिखिएगा, BHDAE 182 मोस्ट क्वेश्चन आंसर प्रेम सर, मेरा नाम लिख दीजिएगा और आप देख लीजिएगा। उन सब वीडियोस में कमेंट है। मेरे जो टीचर्स मैंने रखा है, जो टीचर्स मेरे साथ ऐड हुए हैं, उन टीचर्स ने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का ये है कि भाई सर प्लीज आप भी एक बार समझा दीजिए, तो मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। देखिए, आप इतना रिक्वेस्ट करोगे, क्यों नहीं समझाऊंगा, है कि नहीं। तो चलिए इस कोड को हम लोग समझते हैं। और इसका एग्जाम देखिए, अगर जून में अगर देखा जाए तो जून में इसका एग्जाम 3 तारीख को होने जा रहा है। ठीक है, कितना तारीख को? 3 तारीख को एक एग्जाम ये है और दूसरा BCOS 185 का एग्जाम है। तो जून 2026 की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो है आपका सिर्फ जून वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट दिसंबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना दोनों। आपका देखिए टाइटल जो है वो क्या है? हिंदी भाषा है ना। कौन सा? हिंदी लैंग्वेज और संप्रेषण, मतलब बातचीत। ठीक है, तो हिंदी भाषा का बातचीत, ये है आपका चैप्टर का नाम। तो अब देखिए इसमें जो मैंने क्या किया है भैया, इसमें 5 साल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आने वाले संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम में, 5 यस को देखते उनको लिया गया है। और बहुत ही ये जो कि हमारा ये PDF, ये जो नोट्स बनाया गया है, वो किसके लिए? जून दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए है। और वैसे तो ये हमेशा इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन खास करके जो टारगेट किया गया है जून और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए है। तो यूट्यूब, ये जो ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको कंप्लीट बहुत सारे टीचर्स के साथ प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। इसमें एक टीचर नहीं, कई टीचर्स मिलकर प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, वीडियोस ला रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि ये भी जो है कोड 50 मार्क्स के एग्जाम का वाला कोड है। 50 मार्क्स में 50 मार्क्स आते हैं इस कोड में। ठीक है, तो इस कोड का जो एग्जाम होता है कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं अपनी लैंग्वेज में। और लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तो वीडियो ज्यादा दूर तक जाएगा, वीडियो ज्यादा वायरल होगा, है कि नहीं। मजा आएगा, कमेंट करो, मजा आएगा तो कमेंट भी करना। चलो अभी पहले समझो, मजा आएगा तो कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है? हिंदी भाषा। कौन भाषा? हिंदी भाषा। ठीक है, जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, हिंदी भाषा, उस और उसकी जो विकास है, उनके क्या, उन पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। ठीक है, तो हिंदी भाषा और उसके विकास क्या है, चलिए समझते हैं। हिंदी भाषा भारत की ये क्या है? वो प्रमुख भाषा में एक है। क्या है? भारत की जो सबसे खास लैंग्वेज है, प्रमुख लैंग्वेज है, उनमें से एक है ना। क्या है? उनमें से एक है, प्रमुख लैंग्वेज है। ये समझो कि हिंदी जो लैंग्वेज है वो भारत का सबसे प्रमुख लैंग्वेज है, जिसका विकास प्राचीन संस्कृत से हुआ। कब से हुआ? कहाँ से हुआ? इसका विकास जो हुआ, ये जो हिंदी हम लोग बोलते हैं, इनका विकास कहाँ से हुआ था? प्राचीन संस्कृत से हुआ था। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, इनका पुराना जो लैंग्वेज कहा जाए वो संस्कृत था। मतलब कि संस्कृत के जो बिगड़े रूप हैं, कौन? हिंदी। ठीक है, मतलब कि अपने अपने स्वभाव, अपने अपने विचार से, अपने अपने सहूलियत से, जो आने वाले जनरेशन हुए हमारे प्राचीन काल से आगे के, उन्होंने इसे अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा सरल किया, हिंदी भाषा बना दिया। ठीक है, संस्कृत से प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से हिंदी का क्या हुआ? स्वरूप हुआ। ये क्या हुआ? इनके स्वरूप क्या हुआ? विकसित हुआ। मतलब ये समझो, लगभग 10वीं शताब्दी के बाद हिंदी के विभिन्न रूपों में अवधि व्रज भाषा, यानी कि हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी में सबसे पहले की बात करें विभिन्न रूपों में, तो अवधि व्रज भाषा आदि क्या हुए? प्रचलित हुए। किसके रूप में? हिंदी के रूप में। ठीक है, आधुनिक हिंदी विकास 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के आधार पर हुआ। ठीक है, जो आधुनिक हिंदी में देखा जाए तो उनमें क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में आधुनिक हिंदी का जो विकास, कब? 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। ये जो है कि खड़ी बोली में हुआ। कौन सी बोली में? खड़ी बोली में। तो याद रखना, हिंदी को 1950 में भारत की राजभाषा का, भारत की कौन सा? राष्ट्रभाषा नहीं समझना, ये राजभाषा। ठीक है, भारत की राजभाषा का दर्जा मिला।
यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती। कौन सी लिपि में? जो हम लोग हिंदी लिखते हैं, ये जो हिंदी लिखा हुआ है, जो हिंदी लिखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ये कौन सी लिपि में है भैया? इस लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। और साहित्य, शिक्षा, प्रशासन व संचार का महत्वपूर्ण क्या है? एक माध्यम है। ये जो भाषा मतलब कि हिंदी जो भाषा है वो किसकी? साहित्य की, मतलब कि पढ़ने का, ठीक है, शिक्षा लेने का, है ना, साहित्य का, किताब का, पढ़ने का, है ना, शिक्षा प्रशासन मतलब शिक्षा के कार्यक्रम का, और संचार का मतलब कहीं जाना आना, है ना, अ, मतलब संचार समझ ही रहे हो ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना आना, उनमें भी अलग अलग जगह में आप जाएंगे तो हिंदी भाषा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो कि अलग अलग प्रोफेशनल रूप से ये इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और हिंदी ने समय के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का को क्या किया? समय के साथ क्या किया? हिंदी ने अन्य भाषाओं को अपना लिया, ठीक है, उसको स्वयं समृद्ध किया। मतलब कि हिंदी में क्या हुआ, आज के टाइम में देखा जाए, आज के जनरेशन में देखा जाए, हिंदी को मॉडिफाइड करते हुए हिंदी में इंग्लिश को मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिंदी में कई बातें ऐसे होते हैं ना, हम लोग हिंदी में इंग्लिश को मिलाकर बोल देते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हिंदी क्या कर रहे हैं, अपने में और भी इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब कि इजी बनाने के लिए इंग्लिश का भी मिक्स कर रहे हैं, उर्दू का भी मिक्स कर रहे हैं, बोलो पंजाबी का मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। बट आपको देखिए, वैसे तो हिंदी का सही तरीके से शुद्ध रूप से अगर यूज किया जाए तो वो ऑफिशियल रूप से हो जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर इजी से एकदम कितना मजे के साथ, आसानी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, क्लियर हो गया। तो मजा आया क्या? नहीं आया तो लाइक करो, अब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है कि नहीं? मजा आया तो कमेंट करो भैया कि सर मजा आ गया, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, स्वर को स्पष्ट करते हुए। किसको? स्वर को। स्वर क्या होता है? जो हम लोग बोलते हैं, आपकी हमारे जो आवाज है वो निकलते हैं, वही तो स्वर है भैया। इसके स्पष्ट करते हुए स्वरों के वर्गीकरण के आधारों पर क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। तो स्पष्ट करते हुए क्या? स्वर को स्पष्ट करते हुए स्वरों के वर्गीकरण, है ना, स्वर को स्पष्ट करते हैं। तो स्वर क्या होता है? अ आ इ ई, ये सब किस में आते हैं? स्वर में आते हैं। चलिए इसके वर्गीकरण करने पर, इनके वर्गीकरण के आधारों पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं और ये शब्दों के निर्माण का आधार होता है। मतलब कि देखिए, हम लोग कुछ भी बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, उनमें ये स्वर का होना तय होता है। मतलब कि हर शब्दों में स्वर का होना, मतलब हम कुछ भी बोलते हैं, उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर होते हैं। और वो जो स्वर होते हैं वो अ से लेके, है ना, अ आ का स्वर होता है। क्या का? अ आ का स्वर का होता है। अब देखेंगे ना कौन कौन स्वर। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है? स्वरों के आधार, स्वरों के वर्गीकरण के आधार, यही क्वेश्चन में लिखा गया था, कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो स्वरों को उच्चारण के आधार के स्थान पर के आधार पर भी देखा जाता है। तो उच्चारण के आधार पर कैसे कैसे? कि अग्र, सबसे पहले अग्र में ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई, मध्य में अ, उच्चारण के स्थान मतलब हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो ई और ई ये देखने को मिलता है, छोटी ई और बड़ी ई देखने को मिलता है। मध्य में अगर बात करें तो ओ, क्या मिलता है? ओ, ठीक है। और पश्च में मतलब पीछे से ऊ, ठीक है, ऊ और ओ, ठीक, क्या क्या? ऊ, दुर्गे ऊ और औ। तो ये कब उच्चारण के स्थान पर के आधार पर सबसे पहले हम लोग को ये अग्र में छोटी बड़ी, मध्य में ओ, और पश्चिम में मतलब बाद में क्या? छोटी ऊ, बड़ी ऊ और ओ, ये सुनाई मिलता, देखने को सुनने को मिलता है। दूसरा, मुख के खुलाव के आधार पर। यहाँ पे आपने क्या देखा? उच्चारण, जब हम लोग कुछ बोलेंगे, उच्चारण मतलब किसी चीज को उच्चारण करते हैं, जैसे मान लो कि राम आया, राम अ, ठीक है, राम अ, ठीक है, आया। अगर बोले कि उसने बुलाई, ठीक है, आई, ई आपको सुनाई दिया, ठीक है ना। मैं खाने जाऊं, हूं, हूं, है ना। तुम यहाँ से जाओ, ओ, ठीक है, इस तरह से जाओ मतलब आओ, ओ, ये तो पश्चिम में सुनाई देता है, ठीक है। और ये आगे, और ये मध्य में, तो ये सब ध्यान देना। उसके बाद आपका यहाँ दूसरा क्या था? मुख्य खुलाव के आधार पर, ठीक है। तो आपको हर्ष वाला अ, ई और उ, दीर्घ में बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए,
ओ। तीसरा उच्चारण, ये सब याद रख लेना, या मैं क्या बताऊं, ये सब याद रख लेना, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, लिख लेना, ठीक है। ये देखिए पीडीएफ आप लोग व्हाट्सएप पे जाके परचेज कर लो ये वाला, तभी आपको मजा आएगा। व्हाट्सएप में परचेज करो, कितना प्रीमियम क्वालिटी का, पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला ऐसा। अच्छे से आपके लिए बनाया जाता है, प्रीमियम क्वालिटी का और इजी लैंग्वेज आपके लिए नोट्स। तो ये जाके व्हाट्सएप से परचेज कर लो, कितना कम प्राइस में आपको दिया जाता है और इजी लैंग्वेज भी प्रीमियम। तो आप लोग ये परचेज करना, और परचेज करने के बाद पूरा समझना है, पूरा वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। अगला है आपका, देखिए क्या, ओष्ठ, होठ के आधार पर वृत्त, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, अवृत्त, अ, ई, ए। अगला क्या है, नासिक्यता के आधार पर अनुनासिक, जैसे कि अनुस्वार, आंस्वार, ठीक है, अ आकार अनुस्वार, अनुनासिक अ आ। तो इस तरह से, तो इस तरह से आपको देखने को मिला अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। इस प्रकार स्वर भाषा के ध्वनियात्मक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि स्वर क्या करते हैं, ध्वनि, ध्वनि के जरिए स्वर क्या निकलते निकलते हैं मुंह से, ठीक है। तो ये आपने क्या हुआ कि आपने क्या देखा कि ये समझ गया, आपने क्या देखा कि आपको समझ में आ गया, स्वर के स्पष्ट कर, स्वर को आपने देख लिया कि स्वर होता क्या है, इनके वर्गीकरण के आधार। तो ये स्वर के जो वर्गीकरण की बात करें तो पहला ये या कर लेना, उच्चारण के स्थान के आधार पर। दूसरा आपका पॉइंट आपका हो गया मुख्य खुलाव के आधार पर, तीसरा ओष्ठ के आधार पर, चौथा नासिकता के आधार पर, ठीक। इस तरह से आप लिख सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के विभिन्न भेदों का क्या कीजिए, विवेचन कीजिए। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो चलिए, किस चीज का हम लोग बोलते हैं ना, किस चीज को बोलते वक्त उसके आधार पर क्या करना, इनके अलग अलग कौन कौन से विभिन्न भेद आपको मिलेंगे। तो चलिए, उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान के अनुसार किया जाता है। मुख्यतः 5 भेद होते हैं, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। कंठ व्यंजन क्या होते हैं, तो उच्च, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक व्यंजन की बात सुना, यहाँ पे आपने क्या देखा, अभी हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चन देखा था, कौन सा, स्वर देखा था, ठीक है। तो स्वर क्या होता है, जो अ से आ से, ओ आ ई जो होते हैं, ओ आ ई, अ से लेके अ तक के बीच का, अ से अ तक क्या होता है, आपका स्वर होता है। तो अ से अ तक आपका स्वर होता है, लेकिन व्यंजन की बात करें, वो आपका क होता है, क से लेके ज्ञ तक में होते हैं, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं, क से लेके ज्ञ तक में। अब बात ये करें, तो स्वर जो होता है वो बिना व्यंजन की सहायता से बोला जाता है, ठीक है, वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन जो होता है वो स्वर की मदद से बोला जाता है, ठीक है। ये जो व्यंजन है, ये बिना स्वर के कभी कोई भी व्यंजन बोला नहीं जाएगा। जैसे कि क से ज्ञ तक की बात कहा मैंने, क से ज्ञ तक क्या है, व्यंजन है। जैसे कि क बोले, क में सुना दिया अ। हम बोले कीमत, कीमत में क्या क्या सुना दिया, की, ई सुना दिया, ठीक है। मत, म, अ, मतलब कि बिना कोई चीज, अगर कोई भी वर्ड्स बोलते हैं, मतलब कीमत कोई वर्ड्स हो गया, कोई वर्ड्स बोले तो वहां भी हमें स्वर सुना दे रहा है, र, म, ज, ठीक है, कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, ट, तो क्या सुना दिया, अ। तो यही सब देखो, आप कोई वर्ड्स बोलते जैसे कि नहाना, जाना, आई, गई, तो यहाँ पे क्या हो गया है, हर जगह आपको स्वर देखने, हर जगह कुछ भी देखेंगे व्यंजन में, व्यंजन कहीं भी आपको देखेगा वहां स्वर का दिखना तय है। तो वही कह रहे हैं कि उच्चारण जब करते हैं वहां व्यंजन के क्या प्रकार, क्या क्या आपको देखने मिलते हैं भेद। तो इस तरह से यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले कंठ व्यंजन, ये जो होता है क ख ग घ अंग, ये कौन सा व्यंजन होता है भैया, कंठ व्यंजन होता है। इनका इनका उच्चारण कंठ अर्थात गले से होता है। कंठ व्यंजन इनका उच्चारण किससे होता है भैया, गले से। क बोलो ना, क गले से बोला जाता है, ख ग घ अंग, है ना, अण। तो ये कहाँ से बोला जाता है, गले से बोला जाता है। उसके बाद तालव व्यंजन, जो च छ ज झ से होता है, जो कि जीभ के तालु से स्पर्श करते हुए निकलता है, करने पर निकलता है। तो आप बोलिए ना, बोल के प्रैक्टिस कीजिए ना, च च च, ये कहाँ से बोला था, जीभ, जीभ की तरफ देखना, आईना में देखो ना, मिरर के सामने देखो, बोलो च छ, जीभ में बोल रहा है। क बोल रहे थे तो गला में अभी जोर पड़ रहा था। अब च बोल रहे हैं तो यहाँ पे जीभ में, बीच में है ना, जीभ में जीभ स्पर्श कर रहा है, छ, ज,
झो, है ना। तो इस तरह से मजा आ रहा है कि ना, बहुत मजा आ रहा है। मूर्धन्य में क्या हो रहा भैया, मूर्धन्य व्यंजन में कौन आता है, टो ठो डो ढो नो। इसमें जीभ जो है वो मुड़कर तालु के पीछे भाग यानी मूर्धा से लगती है, बोलिए ना, टो। देखो कैसे जीभ मुड़ता है, मतलब अंदर अंदर, टो 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 ठो डो ढो नो। बोलो ना कैसे लगता है आपको, सब समझ में आ जाएगा। अगला है दंत्य वर्जन, जो दांतों के उच्चारण से बोला जाता है। जैसे कि भैया तो, है ना, थ, द, ध, न, मतलब इसमें दांतों के पास जो कि जीभ लगा कर किया जाता है, इसका जो उच्चारण हम लोग करते हैं, दांतों के पास क्या करते हैं, जीभ लगा, जैसे कि तो मतलब दांत के पास ये जीभ चले गया, बोलिए ना मजा आता है। देखो कितना मजा आ रहा है, मतलब इतना इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये नोट्स बनाया गया, जल्दी खरीदो भैया, ठीक है। सभी नोट्स इसी तरह इजी लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। अगला है ओष्ठ व्यंजन, प, इसमें ओष्ठ मतलब कि लिप्स का यूज किया जा रहा है, प, फ, ब, भ, म, मजा आ रहा है ना, प, फ, ब, ब, म, मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा है। चलो मजा आ रहा है तो कमेंट करो भैया मजा आ रहा है ना। तो होठों के मिलन से यहाँ उच्चारित होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिंग विधान और लिंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लिंग विधान एक प्रकार का हिंदी ग्रामर में नियम है। वो नियम है जिस नियम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शब्द के ये लिंग को पहचानते हैं, ठीक है। लिंग में किसी भी लिंग विधान में क्या करते हैं, किसी भी शब्द के लिंग को पहचानते हैं कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने के नियमों को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग विधान कहेंगे। समझ में आ गया। दूसरा है आपका लिंग परिवर्तन, जैसे कि लिंग 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 में या तो लड़का होगा लड़की, मतलब लड़का अगर बात करें तो ये मान लो राजा है, तो इनका लिंग क्या है कि ये पुल्लिंग है, इसका लिंग क्या है कि पुल्लिंग है। अगर लिंग परिवर्तन कर लेंगे तो पुल्लिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे ना, तो राजा से हम लोग इसको रानी लिख सकते हैं। तो अगर लिंग में परिवर्तन करेंगे तो राजा से क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा। तो यही है लिंग में परिवर्तन क्या होता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, लिंग परिवर्तन यही है। बाकी इसे आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ेंगे तो भैया आपको समझ में आ जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कारक के विभिन्न भेदों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले बात ये करते हैं स्टूडेंट्स कि ये कारक होता क्या है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि कारक क्या है। तो कारक जो है एक व्याकरणिक संबंध है। क्या है कारक, क्या है, व्याकरणिक संबंध जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताता है। तो मतलब ये समझिए कि जो कारक जो है वो क्या है, एक ग्रामर में संबंध को बताता है, ठीक है। कौन से संबंध को बताता है कि इसमें क्या है कि कौन काम कर रहा है, कोई भी वाक्य में ये पता करता है कि क्रिया जो है किसके द्वारा हो रहा है, क्रिया का संबंध को यहाँ पर बताता है भाई। किसी भी किसमें, संज्ञा या सर्वनाम में कौन सा क्रिया हो रहा है, उन क्रिया को क्या करता है, क्रिया के संबंधों को बताता है। समझ ले, क्या समझे, कारक का मतलब ये समझ लीजिए आसान भाषा में कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताया जाए, जो संबंध दिखाया जाए, वही कहलाएगा कारक। अब देखिए कारक आखिर क्या बात है, कौन से संबंध की बात कर रहे हैं। चलिए, कारक के विभिन्न भेदों पर प्रकाश डालिए। तो कारक की अगर बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक वह व्याकरण संबंध जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्यों में अन्य शब्दों से संबंध बताता है। हिंदी में प्रमुखतः 8 कारक है ना। तो 8 प्रकार के कारक है। प्रमुख कौन सा, पहला है कर्ता कारक। इसमें क्या, जो कार्य करता है, कर्ता कारक में क्या होता है, कार्य। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ कार्य जो कर रहा है किस, कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता कारक, ठीक है। इस तरह से दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक में क्या हो रहा है, जिस पर कार्य होता है, मतलब कि राम ने फल खाया, ठीक है, राम ने फल खाया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कर्म कारक की, तो ये इसमें संबंध कौन सा बताता है, ऊपर में हमने देखा अभी, ऊपर में संबंध बताया था, यहाँ पे भी कर्ता कारक का कौन संबंध बताया था, राम ने खाना खाया। तो राम का संबंध किससे बताया, खाना खाने से, ठीक है। और इसका संबंध को किसने ऐड किया, ने। तो ये कौन सा कर्ता कारक। कर्म कारक में हमने क्या देखा, राम ने फल खाया। तो राम ने एक कर्म किया, कौन सा कर्म किया, फल खाने की, ठीक। अगला है करण कारक। तो इसमें क्या होता है, जिसके द्वारा
कार्य किया जाए। तो मतलब कि चाकू से काटा, ठीक है। राम, जैसे कि मान लो कि राम ने सेब को चाकू से काटा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आप देख ये रहे हैं कि किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। मतलब कि कार्य क्या है, चाकू काटना का, ये सॉरी एक मिनट, कार्य क्या है कि सेब काटने का, माने सेब काटने का। तो सेब किसके द्वारा काटा जा रहा है, राम के द्वारा, ठीक है। तो राम के द्वारा किससे काटा जा रहा है, चाकू से। तो यहाँ पे चाकू से काटा गया, चाकू के द्वारा कार्य किया जाए, किसके द्वारा किया गया, चाकू के द्वारा। कौन किया, राम ने किया, कोई व्यक्ति कोई भी किया होगा। उसके बाद आपका आता है संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य हो, मतलब माँ को फूल दिया, माँ को फूल दिया, जिसके लिए कार्य हो, मतलब ये कार्य किसके लिए हो रहा है, माँ के लिए हो रहा है। तो ये संप्रदान कारक में आ जाएगा। आपादान कारक, जिससे अलगाव हो, पेड़ से फल गिरा, मतलब कि अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पे जब अलगाव महसूस हो जाए, जब एक जगह से, मतलब मान लो कि पेड़ पे आम था, आम पेड़ से नीचे गिर गया, तो ये अलग हो रहा है, ठीक है। आम किससे अलग हो रहा है, पेड़ से, ठीक है। तो आम पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, क्या कि ये आपादान कारक है। अगला है अधिकरण कारक। यहाँ पे क्या होता है, स्थान या आधार, यानी कि स्थान या आधार को हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि मेज पर किताब है, तो अधिकरण मतलब किसी पे बसा हुआ, किसी पर टिका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अधिकरण कारक मानेंगे। मेज पर किताब है, ठीक है। आप बोल सकते हैं पानी, पानी की उस पे जग पर है, पानी जग पर है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। लड़का घर पे है, तो यहाँ पे हम लोग किसी चीज के पर किसी पर रखे जाते हैं, मतलब जोर किसी पर दे रहे हैं, ठीक है। अधिकरण कारक। दूसरा है आपका संबंध कारक, संबंध जिसमें संबंध बता, राम का घर, ठीक है, मेरा घर है? राम का घर बहुत सुंदर है, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ संबंध को बताता है, तो संबंध कारक, ठीक है। अगला है संबोधन, जिसमें संबोधन किया जाए किसी के बारे में, जैसे कि हे राम, ने हे राम, हे ईश्वर, ठीक है। प्रिय जी, किसी को प्रिय से करते हैं कि हे सर, है ना। मतलब जब हम लोग संबोधन करते हैं, तो देखिए संबोधन में अगर आप और एक बात समझे, तो सिर्फ हे के नहीं, इसमें अरे भी हो सकता है। अरे पानी लाओ, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, है ना। तो ओह, ओह, मतलब कि अगर दुख भी होता है, मतलब संबोधन दुख में, ओह ऐसा नहीं करना चाहिए, ए, ठीक है। इस तरह का, जैसे कि मान लो ऐसे का भी देखा हो ना, जैसे आपने देखा हे, ठीक है, हे देखा, कहीं आपने देखा अरे, ठीक है, ओ, ये देखा, इस टाइप का कुछ कहीं लगा हुआ दिखेगा, तो वहाँ संबोधन आप समझ लो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पे भैया और एक चीज आपको समझना चाहिए था, इस तो चलो ये भेद था, चलो भेद समझ गया, लेकिन इसको पहचान भी अगर करने की बात करें, तो जैसे कि इसके पहचान का अलग अलग है। जैसे कि मतलब कर्ता, जैसे कर्ता पहचान की बात करें, पहला हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, कर्ता कारक में क्या, कर्ता कारक में क्या बोल सकते हैं, कर्ता कारक का पहचान अगर बोले तो उसमें हम लोग ने का बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कर्म कारक है ना, कर्म कारक, तो इस कर्म कारक में पहचान की अगर बात करें, तो कर्म में हम लोग लगाएंगे को, ठीक है। तो दूसरा आपका ये होता है, हमने पहला क्या हो गया, कर्ता में कारक, है ना, क्या लिखे, कर्ता कारक में कर्ता नि, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझिए, कुल मिला के बात ये समझिए, जैसे कि प्रथम कारक में ले सकते हैं कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये पहचान है। तो कर्ता ने काम करने वाला, कर्म कारक में कर्म को जिस पर काम हो, करण से जिससे काम हो। अगला संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम हो। अपादान जो कारक है वो क्या है, अपादान से अलग होने का भाव। संबंध कारक का, की, के, ठीक है, संबंध बताने वाला।
ठीक है, इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। अधिकरण अधिकरण कारक का क्या पहचान कर सकते हैं, जिसमें में और पर हो, जैसे कि जगह बताने वाला। ठीक है, संबोधन में आपने देखा हो, अभी बताए थे अरे, हे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को संबोधन करते हैं। ठीक है, किसी को संबोधन करते वक्त हम लोग अरे हे कर प्रयोग करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो पहचान आपने देख लिया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन कारक। ठीक है, अरे हे अरे, तो ये लिख भी सकते हैं। तो चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। विशेषण और उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। विशेषण और उसके प्रकार की बात करें तो विशेषण क्या होता है भैया, समझते हैं। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता। कोई भी संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा क्या होता है, कोई खास व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले जिसका उपयोग होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने, राम क्या है भैया, संज्ञा है। अब राम की जगह हम लिख देंगे उसने, उसने उसने लंका को ध्वस्त किया। ठीक है, लंका को ध्वस्त करवाया। वैसे लंका को ध्वस्त तो बजरंग वाली ने किया, हनुमान ने किया, तो करवाया, करवाने वाला कौन है, राम है। ठीक है, तो राम ने, ठीक है, राम ने पिताजी का वचन पिताजी के वचन का पालन किया है ना, वचन का पालन किया, पालन किया। ठीक है, और उसने 14 वर्ष, अब राम ने पिताजी के वचन का पालन किया, और इसके जो हम ये लिखेंगे अगला, कि उसने 14 वर्षों तक वनवास। ठीक है, इस तरह से उसने 14 वर्षों तक वनवास भोगे। ठीक है, इस तरह से। तो आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम का क्या करते हैं, विशेषता को बता रहे हैं। तो उसने पिताजी, पहली बात तो उसका विशेषता है कि उसने पिताजी का वचन का पालन किया। दूसरा ये है कि भाई उसने क्या किया, उनके जो वचन थे, वचन था ये कि भाई उनका जो ये बताया गया था कि आपको 14 वर्षों तक वनवास झेलना पड़ेगा। बट वह देखो, ये तो उनका वो किसी से कैकेयी से न वचन ले लिया था, बट उन्हें तो पूरा करना पड़ा। पूरा करना उनके बेटे का धर्म था। पिताजी नहीं चाहते थे ना, बट उनको मजबूरी में करना पड़ा। ये तो विधि का विधान। ठीक है, ये तो आपका एक खेल था भगवान का, ईश्वर का, दुनिया को दिखाने के लिए। ठीक है, अगला है आपके सामने। हाँ, यह किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, संख्या, परिमाण आदि का क्या करता है, आदि को स्पष्ट करता है। जैसे कि सुंदर, फूल, बड़ा घर। विशेषण के मुख्य प्रकार इस प्रकार है। क्या है, विशेषण के प्रकार की भी बात किया गया था। तो पहला आपका है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण या दोष बताता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में क्या क्या है, गुण या फिर दोष। जैसे कि क्या, कि कोई अच्छा है, बुरा है, सुंदर है। ठीक है, मान लो कि पुस्तक अच्छा है। ठीक है, पुस्तक अच्छा है, किसका पुस्तक अच्छा है, बोला जाए कि राम का पुस्तक अच्छा है। ठीक है, मोहन बुरा लड़का है। तो यहाँ कौन सी विशेषता बताया जा रहा है, गुण का। ठीक है, वह लड़की सुंदर है, वहाँ किसकी विशेषता बताया जा रहा है भैया, गुणवाचक विशेषण है ये किसी लड़की का विशेषता बताया जा रहा है कि वो सुंदर है। तो ये किसमें है, किसी का ऐसा विशेषता बताया जाए, अच्छा, बुरा, सुंदर, गुण या दोष के अकॉर्डिंग बताया जाए, तो वो गुणवाचक विशेषण में आ गया। ठीक है, दूसरा आपका आता है संख्यावाचक विशेषण, संख्या बताता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि संख्या के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कि 1, 2, पहला, दूसरा, तीसरा, संख्या के अकॉर्डिंग अगर किसी की विशेषता बताया जाए तो वो क्या आएगा, संख्यावाचक विशेषण में। तीसरा परिणामवाचक विशेषण, इसमें मात्रा या परिणाम बताया जाता है, जैसे कि थोड़ा, अधिक। ठीक है, संकेतवाचक, जैसे आप लोग खुद समझ सकते हो, संकेतवाचक विशेषण जिसमें संकेत के अकॉर्डिंग विशेषता बताया, जैसे कि यह, वह, वही। ठीक है, इस तरह से। अगला है आपका संबंधवाचक विशेषण, जिसमें संबंध के अकॉर्डिंग बात है, जैसे कि वह मेरा भाई है ना, यह उसका पेन है। तो संबंध बता रहा है कि पेन क्या है, उसका। हो गया इस तरह से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। वाक्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अर्थ के आधार पर किए जाने वाले वाक्यों में वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए।
फिर से समझिए क्वेश्चन को कि वाक्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए, मतलब कि वाक्य क्या है इसके बारे में बताते हुए, अर्थ के आधार पर, वाक्य के जो अर्थ है इनके आधार पर किए जाने वाले वाक्यों के भेदों पर, जैसे कोई वाक्य हो, कोई वाक्य का कोई ना कोई तो अर्थ होगा, उनके अर्थ के, ठीक है, सॉरी, वाक्य के आधार पर उनके भेदों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। किसके अकॉर्डिंग, अर्थ के आधार पर। चलिए समझते हैं। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है और जिसमें कर्ता व क्रिया का स्पष्ट संबंध होता है। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह, जैसे कि राम, ठीक है, ने फल खाया, ठीक है। तो राम ने फल खाया, ये एक तो सेंटेंस है, राम ने फल खाया एक सेंटेंस है, बट यहाँ पे शब्दों का समूह, एक राम एक शब्द है, दूसरा ने, तीसरा फल, चौथा है ना आपका खाया। तो यहाँ शब्दों का समूह क्या है, शब्दों का समूह दिख रहा है, यही क्या कहलाएगा भैया, शब्दों का समूह जो है ये वाक्य कहलाएगा, ठीक है। और इसका क्या अर्थ हो रहा है भाई, इसका अर्थ यही होना है, राम ने फल खाया, तो राम कोई फल खाता होगा, यहाँ पर कोई अर्थ समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसमें कर्तया या फिर क्रिया का स्पष्ट हो, तो यहाँ पे ने लगा, अभी आपने पढ़ा था किसमें, कर्ता ने, कर्ता कौन है, राम ने। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, अभी हम लोग चर्चा किए थे कारक में कर्ता ने, तो यहाँ पे कोई कर्ता है, ठीक है, और कोई कर्ता है, क्रिया क्या कर रहा है, फल खाने की, ठीक। चलो, वाक्य के माध्यम से हम अपने विचार, भाव और सूचना को क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। चलिए, अब अर्थ के आधार पर वाक्य के अगर भेद की बात करें तो ये निम्नलिखित है। पहला तो विधानवाचक वाक्य, तो इसमें क्या है, किसी तथ्य या कथन को प्रकट किया जाता है, जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो ये रियलिटी पॉसिबिलिटी है, ये पॉजिटिविटी है कि ये सच में वो जाता है। तो पॉजिटिव जहां सेंटेंस हो, अफर्मेटिव जहां सेंटेंस हो, वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, वो आपका कहलाएगा विधानवाचक वाक्य, ठीक है, अफर्मेटिव से। अब इंग्लिश में आपने देखा होगा नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक वाक्य, किसी बात का निषेध करता है, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, जहां नेगेटिव सेंटेंस हो, जहां नेगेटिव सेंटेंस आपको देखा जाए नहीं वाला, वो आपका निषेधवाचक वाक्य में आ जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न के बारे में बात किया जाए, जैसे कि इंट्रोगेटिव, इंग्लिश में पढ़ा था ना इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या था, जिसके स्टार्टिंग में क्या लगा हो या जो कोई प्रश्न वाला क्वेश्चन हो, जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह स्कूल गया, जिसमें प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएगा। तो समझ में अच्छा से आ रहा होगा आप लोगों को। ये तो ये नहीं, तीन हो गया। चौथा आपका होता है आज्ञावाचक, ठीक है, चौथा क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य। आदेश, इसमें क्या होता है, किसी को आदेश दिया जाता है, अनुरोध किया जाता है या सलाह दिया जाता है, जैसे दरवाजा बंद करो। तो ये आदेश जब दिया जाए, किसी को ऑर्डर दिया जाए, तो वह आज्ञावाचक वाक्य उसको बोलेंगे। अगला है आपका पांचवा नंबर, इच्छावाचक वाक्य। तो इसमें इच्छा या कामना व्यक्त कर किया जाता है, जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यहाँ कामना किया जा रहा है। इच्छा कि भाई मेरी इच्छा है कि आप आगे बढ़ो, मेरी इच्छा है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरी इच्छा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य में इस तरह से आ जाए। विषमदेह बौद्धिक बोधक में क्या आता है, इसमें आश्चर्य भाव प्रकट किया जाता है, जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है ना, किसी चीज में आश्चर्यचकित, जैसे कि दुख या फिर सुख, आश्चर्यचकित शॉक्ड वाली बात हो, तो इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह समझ में आ गया। चलिए अगला है क्वेश्चन। अब देखो, ये हम लोगों ने इस तरह संस्कृत में देख लिया, अब हम लोग थोड़ा संप्रेषण की भी बात कर लेते हैं। तो लिखित संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यही कहा जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, बातचीत, किसी से बातचीत करना, ठीक है। किसी से बातचीत करना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है लिखित संप्रेषण, मतलब कि किसी से हम लोग लिखकर अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिखित संप्रेषण कहलाएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे बात करते हैं लिखित संप्रेषण में हम लोग। लिखित संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें विचार, सूचना या संदेश को लिखित रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है, ताकि उसे पढ़कर समझा जा सके। यह संप्रेषण पत्र से हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, रिपोर्ट से हो सकता है, नोटिस से, संदेश से, इंस्टाग्राम चैट, व्हाट्सएप चैट,
फेसबुक चैट, इन सब से क्या हो सकता है, लिखित संप्रेषण हो सकता है। ठीक है, यही है, हलवा है ये सब। ठीक, आप बाकी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाषा के विविध रूप, मतलब कि जो भाषा है हम लोग किसी से बोलते हैं लैंग्वेज में, तो ये लैंग्वेज जो होता है ये इनके कौन कौन से रूप होते हैं। तो चलिए, लैंग्वेज के अलग अलग रूप होते हैं, प्रमुख इसकी अगर बात करें तो चलिए, भाषा के विविध रूप, और उसके प्रयोग भी हम लोग देखेंगे। भिन्न भिन्न, तो प्रमुख रूप क्या है, पहला रूप के भाषा के दो तीन हम प्रमुख रूप मानते हैं, बट फिर भी यहाँ पे देखिए, भाषा के तीन प्रमुख रूप में क्या है कि भाषा का पहला रूप होता है मौखिक भाषा। जब हम लोग, इसमें क्या होता है, हम किसी को मुंह से बोलकर बातचीत करते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो भी मौखिक भाषा का यूज करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा हमारा मौखिक भाषा कहलाएगा। लिखित भाषा में क्या होगा, लिखकर व्यक्त की जाने वाले, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले लिखित संप्रेषण देखे थे, तो लिखित भाषा उसी तरह से होता है जो इसमें लिखकर हम लोग बात करते हैं। मानक भाषा, ये शुद्ध और व्याकरण, क्या है, व्याकरणात्मक रूप से विद्यालयों में प्रयुक्त होता है। मतलब मानक भाषा का उपयोग वहाँ किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, स्कूलों में किया जाता है, वहाँ शुद्ध, जहाँ डिसिप्लिन मेंटेन को देखा जाता है, वहाँ पर मानक भाषा का यूज किया जाता है। ठीक है, खास करके अब तीन, अब तो अगला भाषा बोली भाषा, किसी क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे कि बोली भाषा में क्या आ जाएगा, जैसे कि भोजपुरी, अवधी, वरजी, ठीक है, ब्रज भाषा, भोजपुरी समझ ले, बंगाली, ठीक है, नेपाली, उर्दू। मातृभाषा, व्यक्ति के जन्म से सीखी, मतलब जो व्यक्ति जन्म से सीखते हैं अपना घर में भाषा, घर की भाषा, मातृभाषा। राजभाषा हिंदी, ठीक है, राजभाषा कौन सा होगा, प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार भाषा के विभिन्न रूप आपने देख लिया। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाला प्रयत्नों का प्रकार दिए। स्वर, ओ आ ई, व्यंजन को क ख क, ठीक है, तो देखिए, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में प्रयत्न से आशय उन शारीरिक क्रियाओं से है जिससे ध्वनियां उत्पन्न होती है। स्वर के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है। इसमें जीभ, होंठ और तालु की स्थिति बदलकर ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, स्वर उच्चारण में कम प्रयास लगता है और ध्वनि स्पष्ट व स्वतंत्र होती है। तो ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। व्यंजन के उच्चारण में वायु का मार्ग किसी न किसी स्थान पर रुकता है या संकुचित होता है। इसमें जीभ, दांत, होठ, तालु सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, प, प। मतलब व्यंजन क्या होता है, क से लेकर ज्ञ तक की। स्वर क्या होता है, अ से लेकर अ तक की। ठीक है, इस तरह से, चलो हो गया। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, वर्ण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए स्वर वर्णों की विशेषताएं बताइए। चलिए, वर्ण क्या है, वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसका उच्चारण स्पष्ट रूप से किया जा सके। ठीक है, भाषा के निर्माण में वर्णों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई होती है शब्दों में। वर्ण क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। तो अब देख लिए, वर्ण दो प्रकार होता है, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब देखो, स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण आपने क्या देखा, स्वर वर्ण आपने देखा अ आ इ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्वर वर्ण आपने देख लिया कि भाई, हाँ, अगर बात करें स्वर वर्ण की, तो स्वर वर्ण में ही देखो, अ से लेकर अ तक ऐसे हैं जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते। स्वर वर्ण को तोड़ नहीं सकते। व्यंजन वर्ण को हम लोग अ लगा के, जैसे व्यंजन वर्ण में को लिखते हैं तो किसके मदद से, व्यंजन वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण की मदद से, जैसे कि हम लोग क बोलते हैं तो क में अ मिला है, क प्लस अ मिलके ही क बनेगा। ठीक है, तो क में क्या मिला है भैया, क में अ मिला है। ठीक है, तो क, र, म, है ना, राजा, साजा, मजा, धाजा, ना, पापा, नाना, कलम, ये सब क्या है, स्वर और व्यंजन के मिश्रण है। तो यहाँ पे अगर वर्ण की बात करें तो दोनों वर्ण, आपने क ख क्या देखा, क, तो ये क अकेला है, लेकिन यहाँ पे स्वर का यूज तो किया गया है, स्वर और वर्ण मिलके है। बट बट ये एक अकेला है, जैसे कि इसके बाद अगर इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वो एक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से ल जोड़े तो क में और ल मिला देंगे तो ये एक शब्द बन गया, ये वर्ण नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए कहा गया ये छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी लैंग्वेज को बना सकते हैं, किसी भी वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं।
चलो, स्वर के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अस्पष्ट और मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो हिंदी में मुख्य स्वर अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, हर्षे उदर गेऊ, है ना, हर्षे ई दुर्गे ई, हर्षे उदर गेऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, ठीक है। इस तरह से स्वर के उच्चारण में जीभ, होंठ और तालु की स्थिति का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार स्वर्ण वर्ण भाषा की मूल और आवश्यक ध्वनियां हैं। तो स्वर वर्ण आपने देख लिया है भाई। कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन 12 चलते हैं। सर्वनाम क्या, सर्वनाम और इसके प्रकार, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ताकि बार बार संज्ञा का प्रयोग से बचा जा सके। जैसे राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है, यहाँ वह क्या है, सर्वनाम। मतलब कि नाउन के बदले जिसका प्रयोग होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वही है, नाउन के बदले यूज जो होता है वो प्रोनाउन होता है। तो वही है, राम के बदले यूज हुआ किसका, वह का, तो वह क्या है, आपका सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जिसका यूज होता है वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के प्रमुख प्रकार इस प्रकार, पहला तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ये वो होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं, तुम और वह, ये किस में आएगा, पुरुषवाचक। दूसरा निजवाचक, स्वयं के लिए जब यूज हो, जैसे कि अपना, खुद, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका संकेतवाचक सर्वनाम, किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर अगर संकेत किया जाए, यह वह, तो ये संकेतवाचक। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या, ये सब आता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बताने के लिए जो, सो। छठा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। इस तरह से हो गया। अगला है स्टेंस, पद क्रम क्या है, साधारण रेखांकित कीजिए। तो यहाँ लिखा है, पद क्रम से आशय वाक्य में शब्दों के सही क्रम या फिर व्यवस्था से है। मतलब शब्द को सही क्रम से अगर लिखा जाएगा तभी ये क्या कहलाएगा, पद क्रम, है ना, सही तरीके से, सही ढंग से लिखना। हिंदी में सामान्यतः पद क्रम कर्ता, कर्म, क्रिया, है ना, इसके अकॉर्डिंग होता है। सही पदक्रम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट और प्रभावी बनता है। उदाहरण, राम ने फल खाया, तो ये क्या है, सही पदक्रम है। इसका जो पद है वो सही नहीं, सही तरीके से लिया गया, राम के बाद राम ने फल खाया। लेकिन अगर इसको अगर पदक्रम उल्टा रहेगा, जो जैसे कि फल राम ने खाया, तो ये एक पदक्रम का सही क्रम नहीं है, ठीक है। पद का जो है वो सही क्रम नहीं है। फल राम ने खाया उल्टा पुल्टा है, तो ये जब उल्टा पुल्टा होगा तो वो पदक्रम सही नहीं कहलाएगा। जब सही सीधे हो, जैसे कि राम ने फल खाया, जो सही तरीके से लिखा गया हो, तभी वो क्या कहलाएगा, सही पदक्रम कहलाएगा। एक और उदाहरण क्या है, यहाँ पर सीमा पुस्तक पढ़ती है, यदि पदक्रम बदले पुस्तक सीमा पढ़ती है। जैसे सीमा पुस्तक पढ़ती है, ये सही पदक्रम है। अगर इसको बदल दें, जैसे कि पुस्तक सीमा पढ़ती है, तो मजा नहीं आता है। तो ये भाई सच में यह पदक्रम का सही उपयोग यहाँ नहीं हुआ। अगला देखिए, आपका क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 14 है, देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था विषय पर विचार कीजिए। तो देवनागरी लिपि क्या है भाई, जिसकी मदद से हम लोग हिंदी भाषा को लिखते हैं। हिंदी भाषा को लिखते हैं किसकी मदद से, देवनागरी लिपि से। तो चलिए, देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित मानी जाती है। इसमें वर्णों को मुख्यतः स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। स्वर तो आप लोग जानते हैं, ये होते हैं, और आई, छोटी बड़ी, ये सब। और उसके बाद इसमें क्या स्वर, जैसे कि अ, आ, छोटी बड़ी, उ, हर्षे उदर गेऊ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। तो स्वर देख लिया। और अगला क्या, को, स्वरों को पहले रखा जाता है, क्योंकि स्वतंत्र, ये क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, रूप से उच्चारित होते हैं। इसके बाद व्यंजनों को रखा जाता है, ठीक है। व्यंजनों के स्थान के आधार पर, जैसे कि कंठ्य, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर वही कह रहा है, देवनागरी लिपि में क्या लिया जाता है, पहले स्वर को देखा जाता है, उसके बाद व्यंजन को देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कहा जा रहा है। तो इस तरह से इसके बाद व्यंजना का क्रम उनका उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ये आपने देख लिया। इसके अतिरिक्त अंतस्थ, अंतस्थ ये सब क्या है, अंतस्थ बोला जाए तो यर अलग हुआ, उसमें बोला जाता है तलेप समुदन से दंस हो, ये सब वर्ण शामिल है। इस प्रकार देवनागरी लिपि का की वर्ण व्यवस्था सरल, तर्कसंगत और उच्चारण के
अनुरूप होने के कारण भाषा सीखने में अत्यंत सहायक है। चलिए अब क्या है स्टूडेंट्स आपका मूल स्वर। क्या है? मूल स्वर को सावधान स्पष्ट कीजिए। चलिए, मूल स्वर वे स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं बनते। मतलब मूल स्वर क्या होता है? जो खुद से उच्चारित होते हैं, वो किसी अन्य स्वर से नहीं। ये भाषा की आधारभूत ध्वनियां हैं, माने जाते हैं। हिंदी में सामान्यतः अ, छोटी ऊ को मूल स्वर कहा जाता है। मतलब ये किसी की सहायता नहीं चाहिए इसको, ठीक है, बोलने के लिए। तो क्योंकि ये सबसे सरल और मूल ध्वनियां हैं, इन्हीं मूल स्वरों से अन्य स्वर विकसित होते हैं, जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ आदि। जैसे कि अ से अनार, ई से इमली, उ से उल्लू। तो इसका मूल स्वर बोला जाए तो अ है, ई है, उ है। तो इसके सिवा और कोई इसमें मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर का महत्व इसलिए है क्योंकि ये ध्वनियां व्यवस्था की नींव होते हैं और भाषा के सही उच्चारण में सहायक होते हैं। अब वचन विज्ञान, विज्ञान मतलब होता है आपका रूल, समझ लो, ठीक है, यह समझना रूल होता है। वचन रूल, वचन को रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो, तो वचन विज्ञान से आशय संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उस रूप से है जिससे संख्या यानी एक या एक से अधिक का बोध होता है। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन बहुवचन को सही रूप में देना, ये क्या है? वचन विज्ञान है। एक वचन से एक व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध होता है, जैसे कि लड़का, किताब। तो ये एक वचन जिसमें एक वस्तु का बोध होता है वो एक वचन कहलाता है। ठीक, बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक का बोध होता है, जैसे कि लड़के, किताबें। वचन के अनुसार क्रिया और विशेषण भी बदलते हैं, जैसे कि लड़का का हम लिख सकते हैं लड़के। ठीक, क्रिया विशेषण काम का, अगर वो एक से अधिक लोग काम करेंगे तो लड़के हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार वचन विज्ञान वाक्य को स्पष्ट शुद्ध बनाने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्टूडेंट्स 17। 16 हो गया और ये 15, 16, 17, ठीक है। क्रिया को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का परिचय कीजिए। क्रिया वह शब्द है, क्रिया आप नहीं जानते हो, किसी चीज का काम, क्रिया मतलब काम, काम को स्पष्ट करते प्रकारों पर चर्चा कीजिए। जैसे कि खेलना, जाना, आना, ये सब क्या होता है? क्रिया है। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या घटना का बोध कराता है। वाक्य में यह बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है। ठीक है, या फिर उसकी स्थिति क्या है। जैसे राम खेलता है, तो राम क्या करता? खेलता है। तो खेलना क्या है? आपका क्रिया है। वह सो रहा है, तो राम की क्या स्थिति है? कि वो सो रहा है। स्थिति का ये करता है, तो भाई ये क्या है? क्रिया कहलाएगा। क्रिया के प्रमुख प्रकार, सकर्मक क्रिया। पहला क्या होता है? क्रिया सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे राम फल खाता है, तो यहाँ कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होता है? अकर्मक। जैसे राम सोता है, इसमें कोई भाई नहीं, वो कर्म करे या ना करे, बैठे बिल्कुल सोया हुआ है, सब कुछ भूल के, है ना। अगला है सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। जैसे कि है, था, जैसे वो सो रहा है, वो जाग रहा था, वो आ रहे हैं। संयुक्त क्रिया, जो दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी, जैसे देख देख लिया, खा लिया, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का रेखांकित कीजिए। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। चलिए, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें केवल एक कर्ता और एक क्रिया होती है, अर्थात एक ही उपवाक्य होता है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है? एक कर्ता और एक क्रिया, मतलब एक ही करता है। जैसे राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। राम एक करता है और वो क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। चलो, संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 10 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, समुच्चयवाचक अवयव जैसे कि तथा, और, तथा, या, लेकिन से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात की जाए, राम पढ़ता है और सीता खेलती है, तो 2 सेंटेंस को जोड़ा गया और के साथ, संयुक्त वाक्य कहला जाए। अगला, मिश्र वाक्य, जिसमें अलग-अलग वाक्य जुड़े हुए हों, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा उसके साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे कि जो लड़का पढ़ रहा है ना, वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पे अलग-अलग सेंटेंस को जोड़ा गया है कॉमा के जरिए, तो ये मिश्र वाक्य है। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। संप्रेषण कौशल के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये सब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ध्यान देना। तो संप्रेषण कौशल वे क्षमताएं, तो कौशल मतलब होता है कि उनमें स्किल्स, ठीक है,
तो संप्रेषण कौशल वे क्षमताएं हैं जिनसे हम अपने विचारों, भावों और सूचनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला मौखिक संप्रेषण, दूसरा मौखिक संप्रेषण, इसमें बोलकर, ये सब तो आप जानते हैं, लिखित चलो ये सब आप लोग जानते हैं। श्रव्य में आप लोगों को थोड़ा बता दूं, श्रव्य संप्रेषण इसमें क्या होता है, चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से समझाया जाता है। सॉरी, हाँ, दृश्य संप्रेषण, ये दृश्य संप्रेषण, ठीक है। दृश्य में क्या होता है, किसी चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से समझाया जाता है, तो ये दृश्य। उसके बाद श्रव्य में जैसे कि ऑडियो, वीडियो, रेडियो, ये सब चीजों से समझाए जाते हैं, है ना। तो ये दृश्य संप्रेषण में आता है, श्रव्य दृश्य संप्रेषण। अगला है, अब देखो ये दो हम लोगों ने देखा, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, टिप्पणी वाले क्वेश्चंस। चलो 5 मार्क्स में भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है भाषा और संप्रेषण। तो भाषा और संप्रेषण, भाषा मतलब होता है लैंग्वेज, संप्रेषण मतलब होता है किसी से बातचीत करना। तो भाषा यह है कि हम लोग कोई लैंग्वेज बोलते होंगे, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी। और संप्रेषण क्या होता है, जब हम लोग दो या दो से अधिक लोगों से एक ही कोई किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के साथ किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो संप्रेषण कहलाता है। लैंग्वेज समझ में आ गया, भाषा है, और जब इसी भाषा का उपयोग कई लोगों के साथ मिलकर करते हैं, वो संप्रेषण कहलाता है। तो ये समझ लीजिए वीडियो को रोककर। वर्ण लिखने की रीति, वर्ण लिखने की रीति से आशय अक्षरों को सही ढंग से लिखने की विधि से है। देवनागरी लिपि में वर्णों को निश्चित क्रम और आकार के अनुसार क्या किया जाता है, लिखा जाता है। प्रत्येक वर्ण की अपनी क्या होती है, बनावट होती है और रचना होती है, जिसे सही दिशा और क्रम में लिखना आवश्यक होता है। वर्ण लिखते समय रेखाओं, मात्राओं और सिरों रेखा यानी ऊपरी रेखा का विशेष ध्यान रखा जाता है। अक्षरों को स्पष्ट, सुडौल और समान आकार में लिखना चाहिए ताकि वे लेखन सुंदर और पढ़ने योग्य बने। कितने इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं तो यही करूंगा, जल्दी से आप लोग ये नोट्स परचेज कर लेना वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलो क नंबर आपका कर्ता कारक। तो ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं आपके। कर्ता कारक वह कारक है जो वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध कराता है, अर्थात जो क्रिया को करता है वही क्या कहलाता है, कर्ता कारक। ठीक है, ये सब हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। हिंदी में कर्ता कारक के साथ प्रायः ने का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। ने कौन सा, ने विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, राम ने खाना खाया। राम कौन सा कार्य किया, खाना खाने का, ठीक है, राम करता है। सीता गाना गाती है, सीता, यहाँ सीता करता है, इस तरह से। अब विषम या विधिवत, ये सब हम लोग कर चुके हैं, बाकी आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। वर्ण और लिपि, चलो वर्ण और लिपि को समझते हैं। वर्ण भाषा की सबसे क्या होती है, छोटी ध्वनि होती है। ध्वनि जो है ना, सबसे छोटी इकाई हम लोग वर्ण को बोल सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह ध्वनि के रूप में भाषा बोली जाती है। जैसे कि देखो, अब मान लो कि वर्ण च और ल, चल। तो चल चल हम लोग ये समझे कि ये चल है कहीं जाने के बारे में, लेकिन अगर अलग कर लें, च अलग करेंगे लोग, तो च का मतलब कहाँ कुछ होता है, ल का मतलब कहाँ कुछ होता है, जिसका कोई मतलब ना हो, अर्थ ना निकले, तो वो थोड़े ना कुछ वो वर्ण थोड़े ना कहलाएगा, सॉरी वो कोई शब्द थोड़े ना कहलाएगा, तो वो वर्ण कहलाएगा। लिपि, लिपि वह लिखित प्रणाली है जिसके माध्यम से भाषा को लिख कर व्यक्त किया जाता है। जैसे कि ल, सुने अभी हमने लिखा चल, ठीक है, च और ल, जब च और ल को मिला लिए तो एक लिपि बन गया। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये चल, तो चल यहाँ पर वर्ण से क्या बन गया, लिपि बन गया, ठीक है। जब दो या दो अधिक वर्णों को मिलाते हैं तो वो एक लिपि और वर्ड्स का निर्माण करता है, ठीक। लिपि वह लिखित प्रणाली है जिसके माध्यम से भाषा को लिखकर व्यक्त कराया जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी, समझो। लिपि एक प्रकार का मोड, हाँ समझ लो। वर्ण ध्वनि का अर्थात वर्ण ध्वनि का रूप है, जबकि लिपि उस ध्वनि को लिखने का क्या है, माध्यम है, ठीक है। वर्ण क्या है, ध्वनि का रूप है, लेकिन जो हम किसी चीज को लिखते हैं, उस लिखने की जो लिपि होती है, ठीक है, लिखने का कुछ ना कुछ चिन्ह हो, लिपि समझ लो एक प्रकार का चिन्ह, ठीक है। तो वही चिन्ह आपका लिपि कहलाएगा भैया। आंगिक संप्रेषण, कौन संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण समझिए। तो आंगिक संप्रेषण क्या होता है, इसमें वो संप्रेषण है जिसमें शरीर के अंगों के माध्यम से भाव संदेश व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आंख दिखा के बात करना, गुस्सा से बात करना, मुक्का दिखा के बात करना, इशारा करके बात करना, तो ये आंगिक संप्रेषण होता है। आंगिक मतलब कि अंग से बात कर रहे हैं, अंग के माध्यम से, जिस जो बोल नहीं पाते तो वो आंगिक संप्रेषण का यूज करते हैं, ठीक है। शब्दों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों के संकेत
हाथों की गति, शरीर की मुद्रा के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आंगिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक, अगला है पद क्रम। तो हम लोग जानेंगे किसी भी पद को, किसी भी वाक्य को सही क्रम में लिखना। ठीक है, किसी वाक्य को सही क्रम में लिखना। जैसे कि राम पढ़ता है किताब, तो ये अलग पद क्रम नहीं है, उल्टा पुल्टा है। इसको अगर बोले राम किताब पढ़ता है, तो एक सही तरीके से है, ये पद क्रम है। बस बस खत्म। उसके बाद थोड़ा सा श्रवण कौशल, बात करने की है ना। तो देखो, श्रवण कौशल, श्रवण कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति ध्यान पूर्वक क्या करता है, सुनकर संदेश को सही रूप में समझता है। ठीक है, मतलब कि श्रवण में मतलब सुनना, श्रवण मतलब सुनना। तो सुनने की कौशल, जब हम लोग किसी चीज को ध्यान से सुनकर उनका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो श्रवण कौशल में आता है। ठीक है, यह संप्रेषण महत्वपूर्ण अंग है संप्रेषण का। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, श्रवण कौशल हमारा सही नहीं रहेगा, तो हम किसी से बात सही से नहीं कर पाएंगे, उससे झगड़ा हो जाएगा। तो यही है आपका श्रवण कौशल। ठीक है, क्या है आपका ये भैया, श्रवण कौशल। क्योंकि यह प्रभावी संवाद के लिए केवल बोलना ही नहीं, बल्कि सही ढंग से सुनना भी आवश्यक है। श्रवण कौशल में एकाग्रता, धैर्य और समझने की क्षमता का विशेष महत्व होता है। अच्छा श्रोता वक्ता की बातों को ध्यान सुनता है, बीच में बाधा नहीं डालता है, उचित प्रतिक्रिया देता है। अगला है मौखिक संप्रेषण। तो भैया ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सब पढ़ चुके हैं, जो बोलकर बात किया जाए। मौखिक संप्रेषण ये पढ़ लीजिएगा। खड़ी बोली, चलो खड़ी बोली क्या है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोली है। जो हिंदी भाषा बोला गया, इसका सबसे खास भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, जो वर्तमान मानक हिंदी भाषा का आधार माना जाता है। इसका विकास मुख्यतः दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले हुआ। खड़ी बोली की विशेषता इसकी सरलता, स्पष्टता और व्याकरणिक शुद्धता है। आधुनिक हिंदी साहित्य, शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में इसी का प्रयोग होता है। मतलब कि अगर मीडिया का यूज करते हैं, मीडिया यूज करते हैं, अखबार यूज करते हैं, तो कौन सा बोली का, खड़ी बोली का। ठीक है, हिंदी का शुद्ध रूप इसे माना जाता है। चलो, अब है अपभाषा। अपभाषा वह रूप है जो मानक या शुद्ध रूप से भिन्न होता है। मतलब कि और भी किसी का भाषा का यूज कर लिया जाता है, दो तीन भाषा को मिला दिया जाता है। ये अशुद्ध भाषा इसे हम बोल सकते हैं। विकृत या स्थानीय प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है। यह सामान्य बोलचाल में प्रचलित हो जाता है और इसमें व्याकरण तथा उच्चारण की शुद्धता का अभाव होता है। मतलब यहाँ व्याकरण का ध्यान नहीं दिया जाता है सही से। अब भाषा का प्रयोग क्षेत्र, समाज और शिक्षा के स्तर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, इसके स्थान पर तू कहाँ जाता है, जात है। मतलब अलग तरह से यूज कर लें, कोई व्याकरण नहीं देखें, तो ये अपभाषा में आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका मैंने कंप्लीट, भैया आप लोग जो बोल रहे थे सर जी आप BHD AE 1 और 2 का क्लास करवा दीजिए, समझा दीजिए। भैया इतना अच्छा से मैंने समझाया आपको, बहुत अच्छे इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, एक भी क्या कहना है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। तो भैया आपके लिए इतना मतलब मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। और ये इजी लैंग्वेज पीडीएफ के लिए आप लोग जाइए व्हाट्सएप से खरीदिए, ओनली 30 रुपीज में ये पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ की जो प्राइस है वो 30 रुपीज रखा गया है। और किसी किसी का जो कि प्राइस वो कुछ अलग हो सकता है, बट 30 रुपीज मैक्सिमम सभी पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज रखा गया है। आप लोग जाइए, जितने भी सब्जेक्ट कोड हैं, अपने सब्जेक्ट कोड का पीडीएफ लीजिए एग्जाम नोट्स के लिए, एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो सभी इसी प्रकार इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे और इजी लैंग्वेज में मिलेंगे। तो जाइए, लीजिए पीडीएफ, परचेस कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, फिर भी मैं आपको देता हूँ 78700000594। ठीक, इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और पीडीएफ को परचेस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाने से पहले बोलिए स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।